फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2020 के प्रीवियस पेपर की, जो कि हमारा हिंदी का है। बात करेंगे हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि आपके 2020 में पूछे गए थे, जिससे कि आपकी इस साल की तैयारी अच्छे से हो पाए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। माई कॉमर्स इन्फो के नाम से है, और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप हमारा माई कॉमर्स इन्फो डिस्कशन के लिए है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, इनमें से पृथ्वी का कौन सा शब्द है? तद्व, विदेशस, तत्सम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पृथ्वी शब्द जो है वो कैसा शब्द है। बताइए, आंसर करिए, फिर मैं आपको इसके बारे में और समझाऊंगी। देखिए, तत्सम दो शब्द से मिलकर बनता है, तत् प्लस सम, और जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत में ऐसे शब्द जो कि ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे, जैसे अग्नि को अग्नि ही बोलते हैं, वायु, माता, प्रकाश, सूर्य, पृथ्वी आदि, ये सब हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव रूप की अगर बात करें तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसका तद्भव रूप है पृथ्वी। इसको इस तरह से लिखते हैं, तद्भव वाह है ये, ठीक है, पृथ्वी। ओके, नेक्स्ट है संप्रदान कारक का परसर्ग है। अब संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? तो आपको पहले कारक पता होने चाहिए, और आंसर करिए क्या होगा इसका। देखिए, आपको ये याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे क्या पूछा है? संप्रदान, तो के लिए हो जाएगा। अपदान से, करण में भी से है, अपदान में भी से है, लेकिन अपदान में जो से होता है वो अलग होने के लिए होता है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अलग होने का मतलब है, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, वो उससे अलग हो गया। बच्चे स्कूल से निकले, यानी कि बच्चे स्कूल से अलग हो गए, तो वहां पे अपदान कारक है। ठीक है, यहाँ पे संप्रदान पूछा है, तो इसके लिए आ जाएगा कि ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल कौन सा है? बताइए, भविष्य है, भूत है, अनिश्चित है या फिर वर्तमान है? देखिए, यहाँ पे चित्र बना रहा हूं है, यानी कि वो कार्य अभी चल रहा है, वो भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट तो हो चुका है और वो चल भी रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे है वर्तमान कारक। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, चीनी, अरबी या फिर अंग्रेजी? ये पुर्तगाली शब्द बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कुछ अभी इंपॉर्टेंट बताऊंगी, उनको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में उन्हीं में से पूछ लिए जाएं। देखिए, यहाँ पर बात करें आलू किस भाषा का शब्द है, तो ये आलू एक पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। इसमें कुछ और शब्द भी हैं, वो भी नोट कर लीजिए, जैसे कि ऑलपिन, अलमारी, इस्पात, गोदाम, पिस्तौल। पिस्तौल बहुत बार पूछा जाता है। तंबाकू, काजू, संतरा और मिस्त्री, ये सब हमारे पुर्तगाली शब्द हैं, और लौट फिर के ये पूछ लिए जाते हैं, जिसमें पिस्तौल तो बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा अपने एग्जाम में, और जब भी रिवीजन करें इनका रिवीजन करें, जिससे कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है, श व का उच्चारण स्थान है दांत, मूर्धा, तालु या फिर कंठ? बताइए, ये भी मैं आपको थ्योरी क्लासेस में समझा चुकी हूँ पूरा। देखिए, जो हमारा कठोर तालु होता है उसके मध्य का भाग हमारा मूर्धा कहलाता है। जब हमारी जो जीभ है वो उल्टी हुई नोक पर निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, तब ऐसी स्थिति में मूर्धन्य व्यंजन हमारे निकलते हैं, जैसे कि
टा, ठा, ड, ढ, ड़, श, ये सब क्या है, हमारे मूर्धन्य हैं। तो यहाँ पे शा का जो उच्चारण है वो जिहा मूर्धा को स्पर्श करते हुए निकला है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, मूर्धा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना, बताइए। देखिए, गूलर का फूल होने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी दुर्लभ वस्तु है उसका मिल जाना, जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं आज के समय में लक्ष्मण जैसे भाई का मिलना, वो भी एक गूलर के फूल के समान है। तो यहाँ पे दुर्लभ वस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई, ई, इक या आ। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सुत का आप वो सॉरी विलोम शब्द देखिए क्या होगा, या स्त्रीवाचक। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि सुत का स्त्रीवाचक होता है सुता। ठीक है, और सोता आ की आवाज आ रही है तो डी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत, आपादमस्तक, नतमस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। पैरों से लेकर सिर तक की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आपाद मस्तक। आधोपांत और नतमस्तक का भी मीनिंग आप नोट कर लीजिए। आधोपांत का मतलब होता है आदि से लेके अंत तक, और नतमस्तक का मतलब होता है किसी के सम्मान में हम सिर झुकाते हैं तो उसे बोलते हैं नतमस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी, आपाद मस्तक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस, छंद, चौपाई या फिर अलंकार, बताइए। देखिए, काव्य में किसी भी भाव या कला के सौंदर्य को जब भी कोई बढ़ाता है तो उसको हम बोलते हैं अलंकार। जैसे कि अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, ये सब कैसे हमारे अनुप्रास वो सॉरी शब्द अलंकार है, यानी कि ये अलंकार भी दो तरह के होते हैं। तो ये है हमारे शब्द अलंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार, जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, ये अर्थ अलग निकालते हैं। और अनुप्रास, यमक और श्लेष में क्या होता है, शब्द होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी अलंकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बताइए। देखिए, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार की बात करें तो वो है हरिशंकर परसाई, तो नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए इनके कुछ व्यंग निबंध है उनको भी नोट कर लीजिए, हो सकता है इस बार एग्जाम में वो पूछ ले जाएं, क्योंकि हर बार एग्जाम में इसी तरह का पैटर्न चलता है। जो ऑप्शंस होते हैं प्रीवियस पेपर के वो इस बार के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, बेईमान की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सब इनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, षडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद का विच्छेद पर सही निशान लगाइए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, पिछली बार क्या किया था, इसकी संधि पूछ ली थी कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन पर उनके ऑप्शंस पर ध्यान देना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, षट प्लस आनन, यानी कि षट धन आनन। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रधर, ये क्या है, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है या फिर विदेशी है।
देखिए जब हम चक्रधर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पहले आप इनके मीनिंग समझ लीजिए कि यौगिक ऋण ये क्या होते हैं। देखिए वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ विशेष होता है तो योगरूढ़ कहलाते हैं। ये सामान्यतः अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें योगरूढ़ कहते हैं। जैसे कि चक्रधर है, चक्रधर का मतलब क्या है? चक्र प्लस धन, यानी कि जिसने चक्र को धारण किया है, अर्थात भगवान विष्णु। अलग मीनिंग निकला। तो यहाँ पे योग ऋण है, यानी कि जो इनमें शब्द है उन शब्द का कोई तीसरा मीनिंग निकलेगा, वो हमारा कहलाता है योग ऋण। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ, कौन, यह या फिर क्या? बताइए। देखिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह है कुछ, क्योंकि कुछ में हमें अभी पता नहीं है क्या, हमने कहा कुछ। ठीक है, जबकि कौन, यह, क्या, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें पता है हमें क्या चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के या फिर काल के? बताइए। देखिए राइट आंसर है इसका ए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के। ठीक है, नेक्स्ट है स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक कौन सा है? आलंबन, उद्दीपन, विभाव या फिर अनुभाव? देखिए यहाँ पे स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा विभाव। ठीक है, विभाव दो प्रकार के होते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, नेक्स्ट है, जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट कुछ पंक्तियां बताई थी तो वहां मैंने ये आपको बताया था, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ज्यो ज्यो निहारिये नैरे है नैनाही, त्यों त्यों खरी निक्रय सा निकाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या फिर पुनरुक्ति? देखिए आप नोट कर लीजिए, जब भी किसी भी लाइन में ज्यो ज्यो त्यों त्यों इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहां पे पुनरुक्ति अलंकार होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है? उज्जवल, दीपक, मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए राइट आंसर है इसका डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए उज्जवल कैसे लिखा जाता है, नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। उज्जवल यानी कि दोनों जा आधे होंगे। दीपक बड़ी ई की मात्रा होगी। मूर्ति इसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, ये इस तरह लिखे जाते हैं, तो कोई भी शब्द यहाँ पर शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? अतिक्रमण, प्रतिक्षण, सुगम, दर्शन। बताइए किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए अतिक्रमण, अति यहाँ पे उपसर्ग है, प्रतिक्षण प्रति है उपसर्ग, सुगम सु यहाँ पर है, लेकिन दर्शन में नहीं है। दर्शन किससे बना है? दृश्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग, प्रहसन और कहानी। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नाटक और प्रहसन।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये चिन्ह क्या है? लाघव चिन्ह है, पुनरुक्ति बोध चिन्ह है, आदेश चिन्ह है, या फिर हंस पद है? बताइए, ध्यान से देखिए इस चिन्ह को। आपने ऐसा चिन्ह ये देखा होगा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इस तरह के चिन्ह तब लिखे जाते हैं जब ऊपर कोई चीज हमने ऐसी लिखी होती है जिसको नीचे भी सेम वैसा ही लिखना है, लेकिन हम वो लिखना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा बार। अब मुझे नीचे भी बार लिखना है, तो मैंने ऐसे कर दिया। फिर मैंने लिखा हर, फिर मेरे को नीचे भी यहाँ पे हर लिखना है, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो यानी कि कोई भी शब्द जो हमें दोबारा लिखना है, लेकिन सेम वही लिखना है, लेकिन वो ना लिख के जब हम ये चिन्ह लगा देते हैं, तो इस चिन्ह को बोला जाता है, बताइए क्या होगा? ये चिन्ह कहलाता है पुनरुक्ति बोध चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट ये इस तरह की रचनाओं और इनके नाम बताए थे कि इनको क्या क्या कहा जाता है, तो वहां पे ये भी कराया था, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर कबीर? बताइए क्या होगा? देखिए, छायावादी युग के महान कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी ने प्रकृति के माध्यम से प्रत्येक भाव को बड़ी ही सुंदर तरीके से शब्दों के साथ उकेरा था। इसलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें थी, प्रकृति को लेके इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे। इसलिए इनका नाम ये प्रकृति के सुकुमार कवि रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। चूहा, स्वान, कबूतर, या फिर सिंह? देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली शब्द के दो अर्थ हैं, बताइए क्या? भौरा सखी, घाट घर, जल पानी, पिता भाई? बताइए क्या होगा? देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भौरा और सखी। अली को भौरा भी कहा जाता है और अली को सखी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह बहुत बोलती या फिर है? क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताए, वो शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें क्रिया क्या है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ पे क्रिया है बोलना, और बोलना बहुत क्या है, यानी कि जो बोलती है उसकी विशेषता है बहुत। क्या करती है? वो बहुत बोलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बहुत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उज्जवल। देखिए, अगर आपके टाइम भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी लगती है तो उसको प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पेपर में ही उसका आंसर होता है। ये आ गया उज्जवल, अगर किसी को अभी ऊपर शुद्ध में पूछा था, नहीं आता था, तो वो यहाँ देखकर भी इसको टिक कर सकता था सही तरीके से। ठीक है। उज्जवल पंक्ति में संधि है दीर्घ, युग, व्यंजन, या फिर विसर्ग? बताइए। देखिए, उज्ज्वल में बात करें तो यहाँ पर है हमारे व्यंजन संधि। इनके कुछ और शब्द हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत नोट कर लीजिए, जैसे कि सज्जन, विपजाल, सज्जाति। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छायावादी युग के प्रवर्तक है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था।
जयशंकर प्रसाद हैं, श्रीधर पाठक हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। देखिए, छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रथम रचना थी झरना, जो कि 1918 में आई थी। तभी से कहा जाता है कि छायावादी युग का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा जयशंकर प्रसाद राइट आंसर है। नेक्स्ट है पावक शब्द उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का या फिर अयादी स्वर संधि का। देखिए, पावक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अयादी स्वर संधि। इसके कुछ और भी मीनिंग है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नयन, ने, धन, अयन। नई प्लस अक नायक बनता है। पौ धन अन पवन बनता है। पौ धन अक पावक बनता है। ठीक है, तो नयन हो गया, नायक हो गया, पवन हो गया, पावक हो गया, ये एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा अयादी संधि राइट आंसर है। नेक्स्ट है सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। बताइए क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 2। अब वो दो कौन कौन से हैं ये भी नोट कर लीजिए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। कौन सा? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, अंकुचन, आकुंचन या फिर सदर्शन। देखिए, इनका मीनिंग भी देख लीजिए। प्रसारण का अर्थ होता है फैलाना, तो यानी कि हमें ऐसा शब्द देखना है जिसका अर्थ हो सिकुड़ना। तो आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, तो ऑप्शन डी सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गांवों में, कस्बों में या फिर विद्यालयों में। बताइए क्या होगा। देखिए, लोक संस्कृति का जन्म हुआ था गांव में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है कृपाण शब्द है आगत, देशज, तद्भव या फिर तत्सम। देखिए, कृपाण जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कटार होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है, चक्कर में पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना या फिर उल्लू बनाना। देखिए, बुद्धि भ्रमित होने का मतलब होता है चक्कर में पड़ना। जैसे मेरे मित्र ने एक ऐसे प्रश्न पूछा कि मैं चक्कर में पड़ गया, परंतु उसका जवाब मुझे सूझा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए चक्कर में पड़ना, पड़ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुहावरे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। सिर से बोझ उतारना, भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना या बात पक्की होना। बताइए। देखिए, सिर से बोझ उतारने का मतलब होता है अपने से भार टालना, यानी कि जो भी आप पर भार था वो आपने टाल दिया। जैसे कि मेरे ऊपर कर्ज का भार था, उसने माफ कर दिया, तो मेरे ऊपर से सारा बोझ उतर गया। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है, वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी वो राइट आंसर हो जाएगा, पशु। ठीक है, नेक्स्ट है महोत्सव में संधि है गुण संधि, विसर्ग संधि, अयादी संधि या फिर व्यंजन संधि। देखिए, महोत्सव की बात करें तो यहाँ पर गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ई ई या ऊ तथा री हो तो वह क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो ये नोट कर लीजिए गुण संधि में, जैसे कि महोत्सव का होता है महा धन उत्सव, यहाँ आ यानी कि बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बने हैं तो ओ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गुण संधि है। नेक्स्ट है अंबर का विलोम क्या है? अवनि, आकाश, अभिन्न या फिर प्रक्षिप्त। देखिए अंबर की बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा अवनि, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे अवनि गलत तरीके से लिखा हुआ है, अवनि हमारा इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। देखिए कभी भी कोई भी लेखक या वक्ता अपने लिए कोई भी शब्द प्रयुक्त करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मुझे, मैं, हम, ये सारे क्या हैं? ये उत्तम पुरुष हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहिर्मुखी में समास है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहिर्मुखी में जो है वो अव्ययी भाव समास है। अगर हम इसका विग्रह करें तो ये होगा बाहरी मुख वाला या सबसे घुलने मिलने वाला। ठीक है, जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास हमारे कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की साहित्यिक भाषा है क्या? ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। देखिए राइट आंसर होगा ए। सूरदास जो है वो ब्रजभाषा के कवि हैं और ये भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के भी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो नोट कर लीजिए, बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि सूर सावली, साहित्य लहरी, ये सब ब्रजभाषा में लिखी हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट है महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्र का, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण या फिर मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण, बताइए। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का यहाँ पे वर्णन किया जाता है महाकाव्य के अंदर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विंद या फिर बहुब्रीहि। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय। अगर हम इसका समास विक्रय करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा काली है जो मिर्च। ठीक है, तो यहाँ पर जो समास है वो है हमारा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, उर्वशी किसकी काव्य कृति है? अज्ञेय की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर कुंवन नारायण की। देखिए उर्वशी बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी। उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। उर्वशी वीर रस का प्रधान रचना है। तो ये भी पूछा जा सकता है इस बार की उर्वशी में कौन सा रस है, तो उसमें वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा? ढोंगी, बाबा, वृद्धा या फिर दंडी। देखिए सन्यासी की पर्यायवाची शब्द की बात की गई है, आंसर करिए जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डंडी। ठीक है, अ, अगर इसके और भी बात करें पर्यायवाची शब्द की तो वैरागी, विरत, परिव्राजक ये शब्द इसके हैं। नेक्स्ट है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, विस्मय, भय या फिर उत्साह। देखिए अद्भुत रथ का स्थायी भाव है विस्मय।
ठीक है। विस्मय हो गया। अब स्थायी भाव की टोटल आप संख्या नोट कर लीजिए, ये भी पूछी जा सकती है। टोटल 9 भाव होते हैं हमारे, जैसे कि रति हो गया, ह्रास हो गया, शोक हो गया, क्रोध हो गया, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। ठीक है, जिसमें अद्भुत रस का स्थायी भाव मैंने आपको बता ही दिया है, विस्मय है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ईश्वरदास, नाभादास, मतीराम या फिर रहीम? बताइए। देखिए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल का नहीं है मतीराम, जबकि ईश्वरदास, नाभादास, रहीम ये सभी हमारे भक्ति काल के हैं। और जो यहाँ पर हम बात करें मतीराम की, तो ये भी नोट कर लीजिए, ये हमारे रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हमें चयन करना है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, बच्चों को काटकर फल खिला दो, वह सुंदर दृश्य है, वह अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली है। देखिए यहाँ पर बात करें अशुद्ध की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को काट कर फल खिला दो। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग गलत निकल रहा है, पहले बच्चों को काटना है या फल को काटना है, ये भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। बच्चों को काट कर फिर उन्हें फल खिलाने हैं, ये तो गलत हो गया ना मीनिंग। यहाँ पर आना चाहिए बच्चों को फल काट कर खिला दो, तो यहाँ पे काटना क्या हो जाएगा, फल, और यहाँ से मीनिंग निकल रहा है बच्चों को काट दो। ठीक है, तो ये गलत है, अशुद्ध है ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारवां किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर एकांकी? देखिए यहाँ पे बात करें कारवां की, तो ये भुवनेश्वर की एकांकी विधा की रचना है, और ये हमारी स्टार्ट हुई थी, या फिर अब इन्हें बात करें प्रकाशित कब हुई थी, तो ये हुई थी 1935 में। तो ये एक एकांकी रचना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य बताना है। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यह बात सभी को स्वीकार्य है। बताइए। देखिए संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। अब आप देखिए दो वाक्य कौन से हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है और मीनिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, दवा लो और बुखार कम हो जाए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे और जो है ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दवा लो अलग है और बुखार कम हो जाएगा अलग वाक्य है, और लगा दिया तो दोनों आपस में जुड़ गए। नेक्स्ट है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। मसरण, मितव्ययी, अलव्ययी, कृपण? देखिए कंजूसी से धन व्यय करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेष्य, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण? बताइए क्या होगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी सॉरी, प्रविशेषण। ये विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, जबकि अदर वर्ड्स पर जाएं जैसे कि क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये सर्वनाम में सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य की बात करें तो देखिए जबकि विशेषण जिसकी विशेषता बताए, विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि रोहित बहुत तेज दौड़ता है, रोहित की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो ये विशेष्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विशेषणों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। तो ये था हमारा 2020 का हिंदी का प्रीवियस पेपर। होप आपको यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास 2 महीने हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम ग्रुप पर आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और
अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ये शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।